जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नम्बी नारायणन जी के बारे में, जो कि इसरो के एक साइंटिस्ट हैं। अभी हाल ही में एक रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट करके एक मूवी रिलीज हुई है, जिसे आर माधवन जी ने प्ले किया है। और इस मूवी में नम्बी नारायणन जी के पूरे जीवन के बारे में बताया गया कि उनका साइंटिस्ट का जो जीवन था वो कैसा था, और स्पाई के केस पर किस प्रकार से झूठा आरोप लगाकर इन्हें जेल में बंद किया गया, जिसका भुगतान भारत को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। लगभग 20 साल भारत पीछे हो चला गया एक झूठे केस के कारण। कौन है इसका आरोपी, अभी तक जिसका नहीं पता चल पाया। तो चलिए जानते हैं नम्बी नारायणन जी के बारे में। तो दोस्तों, नम्बी नारायणन जी इसरो के साइंटिस्ट थे, जो कि क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे। इससे पहले वो लिक्विड फ्यूल इंजन बना चुके थे भारत के लिए। और यह एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों, जो कि APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों के साथ काम कर रहे थे। विक्रम साराभाई, जो जिनके नाम पर विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र है, वो इन्हें अपना बेटा मानते थे, विक्रम साराभाई। तो इस प्रकार के शख्सियत थे नम्बी नारायणन जी, जिनके ऊपर स्पाई का केस लगाकर इनको जेल में बंद कर दिया गया था। दोस्तों, यह किया किसने था? तो ये केरला पुलिस के द्वारा किया गया था। अब किसके इशारे पे किया गया था, यह हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये सब जानते हैं USA के द्वारा कराया गया था, क्योंकि USA नहीं चाहता था कि उस टाइम पर क्रायोजेनिक इंजन भारत डेवलप कर पाए। और चूंकि नम्बी नारायणन जी क्रायोजेनिक इंजन पे ही काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है दोस्तों? तो इंजन कई प्रकार के हो सकते हैं। तो वो इंजन जो ठोस ईंधन से चलते हैं, वो अलग इंजन होते हैं। कुछ लिक्विड फ्यूल्स चलते हैं, वो अलग इंजन होते हैं। ये क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसी अवस्था होती है दोस्तों, लिक्विड और सॉलिड के बीच की अवस्था। मतलब समझिए, जैसे कि सॉलिड कोई चीज़ तब होता है जब उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, बहुत ही कम कर दिया जाए। जब वह सॉलिड अवस्था में आ जाए तब उसको सॉलिड फ्यूल कहेंगे। लेकिन यदि ऐसा किया जाए कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड का टेम्परेचर तो कम किया जाए, लेकिन सॉलिड में बनने से पहले एक अवस्था ऐसी आए कि उस अवस्था पर रोक दिया जाए, उस अवस्था को क्रायोजेनिक अवस्था कहते हैं दोस्तों। इसी का प्रयोग करके ये नम्बी नारायणन जी जो है तो इंजन डेवलप कर रहे थे। क्योंकि इससे होता क्या कि जो दोस्तों बहुत लंबी दूरी तक जाने के लिए लिक्विड इंजन जो होते थे वो कारगर नहीं थे। सॉलिड इंजन भी उस टाइम पे इतना कारगर नहीं हुआ था। इस कारण से क्रायोजेनिक इंजन क्रांति मानी जा रही थी। रॉकेट साइंस के क्षेत्र में इसको एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा था, भविष्य की टेक्नोलॉजी के रूप में इसे देखा जा रहा था। और वास्तव में भविष्य की टेक्नोलॉजी हुई भी है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में इसके फायदे क्या थे? तो क्रायोजेनिक इंजन के दोस्तों जो बहुत लंबी दूरी थी, जैसे कि सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर या फिर उससे ऊपर, या फिर किसी और ग्रह के लिए जब सैटेलाइट को यहाँ से छोड़ा जाता है, तो जो रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट सैटेलाइट को सौरमंडल के ऊपर पहुँचाने का कार्य करते हैं, उन रॉकेट्स में जो है तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल अब किए जाने लगा है। यह क्रायोजेनिक इंजन हमारे पास 1994 में ही है, फिर उससे आसपास 1996 या फिर 1998 इतने में तो आ ही जाता। लेकिन यह 2013 में फर्स्ट बार इसका प्रयोग दोस्तों सफलतापूर्वक किया गया। और इसके पीछे का कारण क्या था? तो क्योंकि इस इंजन पर नम्बी नारायणन जी काम कर रहे थे, तो उन्हें स्पाई के केस में अंदर कर दिया गया था। किस केस में अंदर किया गया था? तो इनके ऊपर केरला पुलिस के द्वारा दोस्तों आरोप लगाया गया था। यह पूरी CIA, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा यह पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा गया था दोस्तों। तो इसमें किया गया था कि इनको कहा गया, नम्बी नारायणन जी को, कि ये क्रायोजेनिक इंजन की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं। जबकि क्रायोजेनिक इंजन पे तो खुद काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक इंजन उस टाइम पे विकसित भी नहीं हुआ था, अभी वो लगे हुए थे क्रायोजेनिक इंजन में भी काम करते। कुछ साल में वो क्रायोजेनिक इंजन का विकास हो पाता भारत के द्वारा। तो उस टाइम पे क्रायोजेनिक इंजन रूस के पास था, और फ्रांस के पास था, और अमेरिका के पास था। सब ये टेक्नोलॉजी थी जिनके पास। उनमें से ये फ्रांस जो है दोस्तों तो बहुत ही महंगा, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का उस टाइम पे हमें एक से क्रायोजेनिक इंजन बेच रहा था। तो भारत ने उससे लेना सही नहीं समझा, क्योंकि बहुत महंगा था। तो उस टाइम पे रूस ने हमारी मदद की, क्योंकि रूस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1992 की बात है ये। 1991 में USSR का विघटन हुआ था, तो वह रूस, रसिया अलग हो गया था उससे। तो हमारा जो हमें जो मदद कर रहा था उस टाइम पे, तो वो रसिया था दोस्तों। तो रसिया ने हमें क्या किया था कि इंजन जो है तो उसके पास कुछ 252 इंजन थे उसके पास। तो उसने उसमें से 4 इंजन भारत को देने के लिए वादा किया था। 4 इंजन वो बेच रहा था, बहुत ही कम दामों में बेच रहा था वो। तो भारत ने उसे खरीदने का फैसला किया। तो खुद नम्बी नारायणन जी उस इंजन को लेने के लिए रसिया जाते हैं। पूरा जो रसिया बेच रहा था, ये पूरा चोरी से बेच रहा था, अमेरिका के चोरी से बेच रहा था। तो जब अमेरिका को ये चीज़ पता चलती है कि रसिया क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेच रहा है, तो अमेरिका जो है तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेता है, और रसिया को यह पूरी डील कैंसिल करनी पड़ती है। लेकिन नम्बी नारायणन जी डील कैंसिल होने से पहले ही 2 इंजन भारत में ला चुके थे। लेकिन उसी टाइम पे इनके ऊपर यह केस, पूरी कंस्पिरेसी रची जाती है, और इनको 50 दिन के लिए जेल में रखा जाता है। उस टाइम पे इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी होते थे दोस्तों, बहुत ही अत्याचार हुए हैं उनके फैमिली के ऊपर, इनके ऊपर। आप ये मूवी देखेंगे, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ये मूवी देखें, रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट। आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि इस प्रकार से अमेरिका के कहने पर ये मतलब एक कॉन्स्पिरेसी पूरी जो है तो रची गई कि भारत आगे न बढ़ने पाए। और वास्तव में अमेरिका सफल भी रहा इस काम के लिए। नम्बी नारायणन जी के जेल पे जाने से ये पूरा जो क्रायोजेनिक इंजन का क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी जो हमें मिलने वाली थी, वह पूरी तरह से 20 सालों के लिए रुक गई।
यह टेक्नोलॉजी हमें बहुत ही पहले ही मिल जाती, लेकिन उनके जेल जाने के कारण हमें यह टेक्नोलॉजी 2013 में सफलतापूर्वक पहली बार जब इसका परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा, तब यह हमें टेक्नोलॉजी प्राप्त हो पाई। इनको फंसाया कैसे गया था दोस्तों? 1994 में मालदीव की एक लेडीज़ थी जिनका मरियम रशीदा नाम था। वो केरला में घूमने के लिए आई थी और क्योंकि वो विजिटिंग वीज़ा पे आई थी तो उनका जो वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला था। जिस दिन उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था उसी दिन वो अपने देश वापस जा रही थी, लेकिन इत्तेफाक से उनकी जो है तो फ्लाइट दोस्तों मिस हो जाती है। तो मरियम रशीदा उसी टाइम पे केरला पुलिस की निगाह में आ जाती है। या फिर यह कहे कि मरियम रशीदा को इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में मोहरा बनाया जाता है। मरियम रशीदा को मार मार के उनसे ये कहलवाया जाता है कि नंबी नारायणन जी जो है तो इसरो से या पूरी टेक्नोलॉजी जो है तो बेच रहे हैं पाकिस्तान को, ज़बरदस्ती उनसे कहलवाया जाता है ये। फिर यह केस बहुत दिनों तक चलता रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 दिनों तक उनको नंबी नारायणन जी को टॉर्चर किया गया और पूरी हर जगह इनका मतलब बहिष्कार कर दिया जाता था इनकी फैमिली का, जो भी जहाँ भी जाते थे। फिर आगे चल के यह इसमें दोस्तों जो है तो आईबी भी शामिल थी। आईबी के द्वारा भी नंबी नारायणन जी को यही करार दिया गया था कि स्पाई किए हैं, ये पाकिस्तान को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी बेचे हैं। लेकिन इसमें फिर एंट्री होती है दोस्तों सीबीआई की। सीबीआई पूरी तरह से केस को अपने अंडर में लेती है और छानबीन करने के बाद सीबीआई के द्वारा यह बताया जाता है कि नंबी नारायण जी पूरी तरह से निर्दोष है। इस केस में नंबी नारायणन जी को फंसाया गया है और यह पूरी तरह से भारत को पीछे रखे जाने के लिए बनाई गई एक रणनीति थी और कुछ नहीं। तो कोची हाई कोर्ट 1996 में पूरी तरह से नंबी नारायण जी को बरी कर देती है। उसके बाद फिर केरला पुलिस दोबारा अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से डायरेक्ट क्लीन चिट दे दी थी केरला पुलिस को। अब सवाल ये था दोस्तों कि आखिर ये करा कौन रहा, क्योंकि केरला पुलिस भी इसमें शामिल है। क्योंकि देखिए यदि नंबी नारायणन जी निर्दोष हैं तो यदि इनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया था तो कोई ना कोई तो दोषी होगा दोस्तों। तो आखिर इसके दोषी कौन है? आज 25 साल इस पूरी घटना के 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक असली आरोपी का पता नहीं चला है। यह मूवी अभी आई है इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ दिनों में हम ये भी भूल जाएंगे। अभी नंबी नारायणन जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी वैज्ञानिक को इतनी पीड़ा मतलब इतना टॉर्चर करने के बाद पद्मश्री से विभूषित कर दिया जाना एक उचित कार्य होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा हमें। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना थी दोस्तों। आज हम देखते हैं कि यहाँ जो फिल्मी स्टार होते हैं या फिर राजनेता होते हैं, इन सभी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है, इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती है, इनके लिए इतना खर्चा किया जाता है। देखते हैं दोस्तों कि इतना खर्चा इनके ऊपर किया जाता है, उसका 10% भी अगर हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों के ऊपर खर्चा किया गया होता तो आज हमारे वैज्ञानिक भारत को लेकर पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होते। और ये जो वेस्टर्न कंट्री दावा करती हैं कि आज ये भारत के पिछड़ा हुआ है, तो भारत कितना पिछड़ा होता ये तो उन्हें भी पता था कि भारत की काबिलियत क्या है। इसलिए इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी हमेशा से रस्ते चले आए हैं और कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, ये तो सिर्फ एक वैज्ञानिक है नंबी नारायण, जैसे कई वैज्ञानिक हैं जिनकी हत्या करवा दी गई या फिर कोई गायब हो गए। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं दोस्तों। तो मैं सरकार से भी दरखास्त करूँगा कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा दिया जाए। और आज के डेट पे भी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों का सुरक्षित रहना सबके लिए सुरक्षित रहने जैसा है, सबके लिए अच्छा होगा। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।